Question number 263, Sri Nagar Rodmal ji. Madam, the answer is laid on the table of the House. He is not there. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। खंबे के पीछे गए। क्या सरकार ने कोई अध्ययन करवाया है या कोई समय सीमा निश्चित की है जिससे पता लग सके कि भारत आणविक ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो पाएगा? यदि हाँ तो कब तक? अध्यक्ष महोदय, मुझे संतोष है इस बात का कि आदरणीय सदस्य ने ये प्रश्न पूछ करके हमें ये अवसर दिया ये बात साझा करने का कि हम पहले से ही लगभग आत्मनिर्भर हो चुके हैं और वर्तमान में जो स्थिति है एज फार एज द न्यूक्लियर पावर जनरेशन इज कंसर्न, वी आर नॉट ओनली मेक इन इंडिया मोड बट वी आर ऑल्सो लिविंग अप टू द प्राइम मिनिस्टर्स डिक्टम ऑफ जीरो इफेक्ट. न्यूक्लियर जनरेशन has increased ever since the present government took over in May 2014, and the House will be glad to know, and I am proud to share, that in the year ending 31st March 2015, we had the highest amount of nuclear power generation amounting to 37,835 million watts, which is approximately 3,700 crore units. And therefore, we have also set before us the target of making it 3 times by 2024, increasing from 4,780 to 13,480 million watts or 1,300 crore units. And why I am saying zero effect is that nuclear generation is known to have the least environment effect. It does not produce greenhouse gases like carbon dioxide. It is cost effective. And in the years to come, it will be the major source of power to meet the growing energy needs of developing India. Second supplementary. महोदया, क्या सरकार का मध्य प्रदेश सहित देश के अन्य राज्यों में भी आणविक ऊर्जा संयंत्र लगाने की कोई योजना है? यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या प्रगति हुई है? अध्यक्ष महोदय, यद्यपि इस प्रश्न का मूल प्रश्न से कोई संबंध नहीं, परंतु इतना मैं हाउस की जानकारी के लिए कह दूं कि वर्तमान सरकार ने पिछले 2-1 वर्षों में अनेकों ऐसे प्रदेशों में खोज करके न्यूक्लियर प्लांट्स लगाने की संभावना का अध्ययन करने का प्रयास किया है जहां पहले इस प्रकार का प्रयोग नहीं हुआ. उदाहरण के तौर पर हरियाणा में भरतपुर पे हमारा इस प्रकार का एक प्लांट था जो अप्रूव हो चुका था, लेकिन कुछ लैंड इश्यूज के कारण रुका था. तुरंत सरकार बनते ही वहां पर काम चालू हो गया. इसी प्रकार और अन्य राज्य हैं, पंजाब में पटियाला जिला में, उत्तराखंड में देहरादून जिला, हरियाणा में ही एक और क्षेत्र है भिवंडी वहाँ पर, और इसी प्रकार अन्य प्रदेशों में भी धीरे धीरे हम प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ पहले न्यूक्लियर एनर्जी की स्टैब्लिशमेंट्स नहीं थी वहाँ भी स्थापित की जाए. इसके अतिरिक्त एक और अनोखा इनिशिएटिव लेते हुए दिल्ली में हमने प्रगति मैदान में हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर स्थापित किया है लगभग 2 मास पहले, ताकि उत्तरी भारत क्षेत्र में जहां पर के आम जनता में इसकी जागरूकता भी कम थी कि किस प्रकार का काम और किस प्रकार का सफलतापूर्वक काम हो रहा है, उसकी भी जागरूकता ही रहे. और साथ ही साथ एक और बात मैं आपके साथ साझा करूंगा, जो इन्होंने कहा कि किस प्रकार इसकी एक्सपेंशन के लिए कार्य हो रहा है. पहली बार जिस प्रकार मैंने कहा कि 2015-31 मार्च को सबसे अधिक जनरेशन हुई, पहली बार इस बजट में जो कुछ दिन पहले प्रस्तुत किया गया, आदरणीय वित्त मंत्री जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की गाइडेंस में सबसे अधिक बजट इस बार निश्चित किया गया. 9,000 करोड़ के इस बजट में 6,000 करोड़ एटॉमिक एनर्जी विभाग के लिए और अलग से एक्सक्लूसिव 3,000 करोड़ रुपया केवल न्यूक्लियर पावर जनरेशन के लिए रखा गया, जो पहले नहीं था. सौगत राज. Madam, one of the principal problems of setting up nuclear plants is the safety factor. There has been earlier nuclear accidents in Russia in Chernobyl, 3 Mile Island in the USA, and latest was the Fukushima accident in Japan. Now, there is also the question of civil nuclear liability in case such accident takes place, on which our discussions with other countries are lost. I want to ask the Minister, in the context of recent accident which has taken place in the Kakrapar nuclear power plant in Gujarat, there is a leakage from the plant,
and it is said that it's a grade 1 accident that is not so serious. Will the Honorable Minister be pleased to state what steps the government is taking to ensure the safety conditions are totally enforced and no nuclear accidents taking place in its further expansion or in the consolidation of present nuclear plants, which are producing about 3.3% only of India's power capacity? Madam Speaker, Honorable Member Professor Saugata Roy is well versed in the subject, and though it's not directly related, but it is important to share this important, significant matter of concern with the members of the House. He has asked it in two parts. The earlier one was about Civil Liability Act, which I would come a few moments later. As far as the recent accident, as he is putting in Gujarat, I would first, with the permission of the House and the Speaker, say that it's not an accident, it's an incident. तो उचित नहीं होगा इसको दुर्घटना कहें, ये मात्र एक घटना है और इसमें कोई बहुत ज़्यादा अनहोनी बात भी नहीं है। कारण ये कि इस प्रकार की पहले भी इंसिडेंट्स होते रहे कैनेडियन रिएक्टर्स में भी, जो काफ़ी श्रेष्ठ समझे जाते हैं। हुआ यूँ है कि कूलेंट पाइप में थोड़ी सी लीकेज हुई है और जैसा कि प्रोफेसर सुगातो रॉय हैज़ हिमसेल्फ वेरी राइटली पॉइंटेड आउट दैट वी हैव a scale called International Nuclear and Radiological Event Scale laid down by the International Atomic Energy Agency, which is a scale from 1 to 7. And on that scale, this incident figures at number 1, which is the lowest, and therefore no cause of hazard or worry. I think what is appreciable and for what we should compliment our scientists is that unlike such incidents happening elsewhere in the rest of the world, we could detect it within a few moments because of the steam rising, because of the coolant level going down, and we have such a spontaneous mechanism in place that the moment this coolant, yes, the moment the coolant level started going down, alternative methods of cooling began. And therefore, there is nothing to worry. After Fukushima, as he's pointed out, there have been safeguards in place in keeping with the international norms. Moreover, we are otherwise also safer compared to Fukushima because our important projects like Kundakulam are far away from the seismic zone. Not only that, we have also of late started awareness programs where we are involving even the civil society members, including the sarpanches. And as far as the project, the leakage referred to by Professor Saugata Roy in Gujarat is concerned, it is already in control, and I think there is nothing to worry about it. Yes. Sri Rajiv Sato ji. धन्यवाद अध्यक्ष जी। जो सरकार द्वारा जो सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट जो साइन हुए हैं, जैसे यूएस के साथ, यूके के साथ, जापान के साथ, उसमें हमें जो लोकेशंस है जहां पर हम ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाने जा रहे हैं, वो लोकेशन जो है उसका डिक्लेरेशन देना ज़रूरी है। तो वेदर दिस विल इम्पैक्ट on the nuclear independence of our country? That is my question. Incidentally, Speaker ma'am, this question is also related to the first part of the question put by Professor Saugata Roy, which got missed out because of the lengthy answer to the second part. He had already referred to Civil Liability Nuclear Damage Act, which was concluded in 2010, and India became a signatory in 2011. There have been reports and some apprehensions, speculatively mostly, that India would be at disadvantage. Particularly, it happened in the case of suppliers and the foreign investors or foreign participants, as is being pointed out by the honourable member. I would like to assure the House that broadly, our participation and our being party to this act is based on 4 principles. A, the interest of the victim is paramount in case of an accident. B, the onus or the recourse to supplier still continues, which was an apprehension. And C, that it is directed more to the domestic. Having said that, let me also add over here that in case of any accident happening, which fortunately has not happened in that fashion or in that scale in this country, and we are quite safe from that point of view, we have an in-house amount of about 2,600 crore, out of which 1,500 crore is borne by the supplier or the operator. The remaining, if required, is borne by an insurance pool which is gathered by the levies
collected. And beyond that, we are also signatory to what is known as CSC, compensation for supplementary concessions or accidents, which is an international understanding, and therefore we can get compensated from there also. And as far as the new installations are concerned, we are absolutely independent. Rather, on the other hand, under the guidance and inspiration of the Honorable Prime Minister, in the last 1 year, 2 major steps have been taken. One, we have floated an insurance pool, and we have entered into joint venture approval through the cabinet, which means that earlier we were facing some constraints because of our budget being not sufficient enough within the purview of the Atomic Energy Department. Now there would be a provision for the PSUs from other departments entering into an understanding with us. We already have, for example, Indian Oil Corporation coming forward. So therefore, we would be quite sufficient in expanding our nuclear program on Make in India basis through our own resources. C.R. Chaudhary. माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक महत्वपूर्ण प्रश्न पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का अवसर दिया। वास्तव में आपका न्यूक्लियर एनर्जी इज द 4th लार्जेस्ट एनर्जी इन इंडिया एंड आवर रैंक इज 9th इन द वर्ल्ड। और न्यूक्लियर एनर्जी के लिए यूरेनियम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जिस रॉ मटेरियल के आधार पे ये एटॉमिक एनर्जी उत्पन्न की जा रही है। यूरेनियम में हमारे देश में ओनली वी हैव द 1% रिजर्व ऑफ द वर्ल्ड, और इसी कारण से यूरेनियम कई बार सप्लाई न होने के कारण हमारे एटॉमिक एनर्जी में कमी आ रही है। 2006 से 2008 तक 12.5% एनर्जी न्यूक्लियर से कम हुई बिकॉज ऑफ द यूरेनियम। यूरेनियम की जगह अब क्योंकि थोरियम हमारे देश में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, और थोरियम के आधार पे हमें अब अपनी न्यूक्लियर एनर्जी को ले जाना चाहिए। इस अवसर पे मैं 2 चीज़ें, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 4 सितंबर को ऑस्ट्रेलिया के साथ प्रधानमंत्री जी से वार्ता करके यूरेनियम की और कमी को पूरी करने के लिए कोशिश की है और समझौता भी हुआ है। यूरेनियम विदेशों से आ रहा है, थोरियम क्योंकि हमारे देश में बहुतायत और प्रचुर मात्रा में है, इसलिए इसका उपयोग किया जाना आवश्यक है। इसलिए थोरियम आधारित हमारी क्या प्रोजेक्ट हैं, पहला। दूसरा, क्योंकि राजस्थान एटॉमिक एनर्जी के अंदर बहुत साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट RAPP जो है, जो रावत भाटा में है, जहां पे काफ़ी पैदा की जा रही है। सेकंड, मैं आपसे अर्ज करना चाहूँगा, क्योंकि प्लैंड में है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, माही बांसवाड़ा। अभी तक उस पर कोई ज्यादा काम नहीं हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री महोदय विराजमान हैं, माननीय मंत्री जी है, जवाब बहुत अच्छा है। माही और बांसवाड़ा में कब तक ये एग्जिस्टेंस में आ रहा है, कब से एनर्जी पैदा होने लगेगी, ये मेरा निवेदन है। 2 ही बातों का धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, ये 2-3 भाग में प्रश्न है। आखिरी भाग चूंकि राजस्थान का जो संबंध है, सबसे पहले मैं बधाई दूंगा आदरणीय सदस्य को कि राजस्थान का रावलपाटा का इन्होंने उल्लेख किया। रावलपाटा को सेकंड श्रेणी में उसको लाया गया, रिकॉर्ड 2nd हाईएस्ट एफिशिएंसी इन द वर्ल्ड in terms of the continuity of generation of nuclear generation. Rawalpata was successfully operated continuously for 1 full year 18 times. तो इस प्रकार के जनरेशन लगातार किसी प्रोजेक्ट के माध्यम से नहीं हो पाई दुनिया में, सिवाय किसी एक और के। तो एक तो वो है। दूसरा, जहाँ तक इन्होंने कहा कि यूरेनियम और थोरियम, इसमें कोई संदेह नहीं कि यूरेनियम को लेकर के भी पिछले 2 वर्षों में जहाँ जहाँ भी प्रधानमंत्री जी की विदेश यात्रा हुई या विदेश से यहाँ पर नेता पधारे, इस विषय को लेकर के कहीं ना कहीं कोई ना कोई नया इनिशिएटिव हुआ। यदि आप आंकड़े चाहें तो 1 टाइम सप्लाई फ्रांस से 300 मीट्रिक टन और लॉन्ग टर्म सप्लाई 1800 मीट्रिक टन रशिया से, 2100 कजाकिस्तान से और 250 कनाडा से केवल इस 1 वर्ष के अंदर संपन्न की गई है। जहां तक थोरियम का संबंध है, निश्चय ही आने वाले समय में थोरियम एक महत्वपूर्ण सोर्स रहेगा एंड इंडिया इज द स्टोर हाउस ऑफ थोरियम फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और अधिकतर हमारे तमिलनाडु के सदस्यों को जान करके it is converted. Yes, I am coming to that because then I will go on for lecturing 1 hour, so I want to cut it short. No, exactly. Yes, I understand that we are going to have the high water reactor soon, which would be using thorium. It is further interconnected, as the honorable member is saying, but I thought this is not going to be an academic discourse because then I'll go on. But what I am trying to suggest in brief is, sir, that the thorium source will be operable and
also available very soon. And when it becomes available, it will inspire the rest of the world also. Thank you.